Bismillahirrahmanirrahim. 7 cases will be presented today. This is the first case and ये बेसिकली जो है ये एक्सियल सिटी एंड फ्लेयर इमेजेस हैं जो कि लोअर रो में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे अगर आप गौर करें ना तो सिटी के ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही। ठीक है, सिटी के ऊपर आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही, लेकिन अगर आप ये लोअर रो थर्ड एंड फोर्थ इमेज को देखें तो आपको सब अरेकनाइड जो स्पेसीज हैं वह उनमें हाइपर इंटेंसिटीज़ मिल रही हैं फ्लेयर के ऊपर। बेसिकली ये ट्रामा का पेशेंट था जिसका सीटी करवाया गया तो कोई फाइंडिंग नहीं मिली। उसके बाद उसका एमआर करवाया गया छठे दिन पे। तो हमको नॉर्मली ये पता है कि फ्लेयर सीक्वेंस के ऊपर जो सलकाई होते हैं, नॉर्मली तौर पे जो सलकाई होते हैं वो ब्लैक होते हैं। ठीक है, अगर वो फ्लेयर सीक्वेंस के ऊपर सलकाई की हाइपर इंटेंसिटी शो हो जाएं तो हमने 4 चीज़ों के बारे में थॉट करना है। नंबर 1 जो है वो सब अरेकनाइड हेमरेज हो गया। नंबर 2 जो है वो रप्चर डर्माइट। ठीक है, नंबर 3 लेप्टोमेनिंजियल कार्सिनोमाटोसिस। ठीक है, और नंबर 4 कोई पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों को फिर हम फर्दर नैरो डाउन कंट्रास्ट स्टडी से करेंगे, एमआर विद कंट्रास्ट। ठीक है, अगर तो एमआर कंट्रास्ट के ऊपर ये इन्हेंस कर जाती हैं, ये सब रेकनाइट स्पेस में ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हाइपर इंटेंस आ रही हैं ये इन्हेंस कर जाती हैं, तो फिर हमारा डिफरेंशियल और नैरो डाउन हो जाएगा। फिर हम क्या ज़हन में आएगा हमारे, नंबर 1 जो है वो है लेप्टोमेनिंजियल कार्सिनोमाटोसिस। ठीक है, नंबर 2 पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो फिर जो डर्माइट रप्चर और सब रेकनाइट हेमरेज है वो रूल आउट हो जाएगा, वो इसमें फिर नहीं होगा। अच्छा, जो सब रेकनाइट ये जो हेमरेज है ना, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेसिकली कि अगर बेजल सिस्टम से अपर का लेवल है, सुपीरियर ब्रेन का लेवल है। ठीक है, बेजल सिस्टम से सुपीरियर ब्रेन का लेवल है। ठीक है, तो फिर हमने 2 चीज़ें रखनी है सब रेकनाइड हेमरेज की काज में। नंबर 1 जो है वो ट्रामा और सेकंड एनोरिज्म रप्चर और ट्रामा। लेकिन अगर सेलर रीजन आ जाए, बेजल सिस्टर्न की इन्हेंसमेंट आ रही हो, बेजल सिस्टर्न, ठीक है, बेजल सिस्टर्न का एरिया में आपको ब्लीड मिल रहा हो, तो आपने फिर एक ही थॉट प्रोसेस रखना है, वो है एनोरिज्म रप्चर के लिए। ठीक है, तो ऊपर 2 और नीचे जो है वो 1। ठीक है जी, दिस इज़ द नेक्स्ट केस। तो इस पे आप देख लें, सबसे पहले तो ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लें, ब्रेन MRI इमेजेस हैं। दिस इज़ द T1। ठीक है, दिस इज़ द T1 एक्सियल एंड दिस इज़ द T1 सैजिटल। दिस इज़ T1 पोस्ट कंट्रास्ट एक्सियल। ठीक है, और ये वाला जो है जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये सैजिटल फ्लेयर है। ठीक है, और ये वाला T1 पोस्ट कंट्रास्ट है, ये सैजिटल T1 पोस्ट कंट्रास्ट है। अगर आप गौर करें तो आपको T1 पोस्ट कंट्रास्ट के ऊपर जो सेरिबेलम में जो सलकाई हैं उनकी हाइपर इन्हेंसमेंट है, और जो टेम्पोरल रीजन के ऊपर जो सलकाई हैं, अगर आप फ्लेयर के ऊपर भी देखें तो ये वाला वो रीजन बन रहा है। ठीक है, तो उसकी हाइपर इन्हेंसमेंट हो रही है। तो बेसिकली जो है वो हमने ये वही जो पीछे वाला जो केस अभी पहले देखा है उसी की ये एक कंटिन्यूशन है, एग्जाम्पल फॉर्म में है कि हमेशा जो है फ्लेयर इमेजेस में सलकाई को ज़रूर देखें। अगर वो हाइपर इन्हेंसमेंट है उसकी फ्लेयर पे ऊपर, तो हमेशा 4 चीज़ें ही जहन में रखनी है जो मैंने पहले बताई आपको। ठीक है,
और फिर उनको कैसे नैरो डाउन करना है, उनको T1 पोस्ट कंट्रास्ट के ऊपर करना है, जिसके ऊपर। तो अब ये बेसिकली नाउन केस था इसोफेजियल सीए का। तो ये मेटास्टेसिस डिजीज़ है, लेप्टोमेनिंजियल कार्सिनोमेटोसिस का केस है ड्यू टू द प्राइमरी इसोफेजियल सीए। ठीक है, सो दिस इज़ द नेक्स्ट केस। तो इसमें अगर आप देखें तो ये चेस्ट एक्सरे पीए व्यू है। इसमें जो मेन स्ट्राइकिंग फाइंडिंग्स हैं, अब अगर आप गौर करें तो लेफ़्ट सीपी एंगल की ब्लंटिंग आपको मिलेगी। ठीक है, और अगर आप गौर करें तो करली बी लाइंस भी आपको मिल रही हैं साइड्स के ऊपर, जो कि परपेंडिकुलर हैं टू साइड वॉल। ठीक है, और इसके अलावा आपको अगर आप फोकस करें तो सेफलाइजेशन ऑफ वेसल्स आपको मिल रही है। ठीक है, सेफलाइजेशन ऑफ वेसल मिल रही हैं। राइट जो फिशर है राइट साइडर, जो उसमें आपको सम प्लूरल फ्यूजन, ठीक है, मिल रही है। तो ये सूडो ट्यूमर को शो करता है ना, तो ये इंसिस्टेड प्लूरल फ्यूजन हो जाती है, जो फिशर्स में फ्लूइड चला गया। ठीक है, और गौर करें तो कार्डियक साइज भी आपको इनलार्ज मिल रहा है। तो दिस इज़ अ केस ऑफ लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर, जिसमें पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन, ठीक है, जिसमें कि पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन, वीनस साइड के ऊपर हाइपरटेंशन हो गई है, जिसकी वजह से ये आपको सारी फाइंडिंग मिल रही हैं। इसमें अभी वो बैटविंग टाइप अडीमा डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी अर्ली स्टेज है। ठीक है, लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर की ये अभी एक अर्ली स्टेज है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये नेक्स्ट केस है। इसमें अगर आप देखें तो बाइलेटरल लंग्स में आपको रेटिकुलर शेडविंग नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये एक अपर जोन में, राइट लंग अपर जोन में एक स्पाइकुलेटेड मैस नज़र आ रहा है। ठीक है, और मीडियल एंड ऑफ लेफ़्ट क्लेविकल की एरोजन भी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको दो तीन पॉइंट्स के ऊपर इंसान सोच सकता है। एक तो ये कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का नाउन पेशेंट था, जिसके ऊपर मलिग्नेंसी डेवलप हो गई है। यू नो, होम टेकिंग पॉइंट ये है इसमें कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में मलिग्नेंसी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये मे बी कोई मैस है, मलिग्नेंट मैस है लंग का, और उसकी वजह से लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमाटोसिस आपको जो सारा नज़र आ रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसकी वजह से ये मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल क्या लिटिक मेट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर और किस चीज़ में ये ऐसा आपको मिल सकती है फाइंडिंग, ILD के अलावा सार्काइडोसिस ग्रेड 4 में आपको डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो जाता है ना उसमें, तो और उसमें भी फिर मैलिग्नेंसी के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 डिफरेंट इस केस में अप्रोचेज़ हो सकती हैं, उस बेस पे हम इसमें थॉट प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहरहाल ये है कि जब भी लंग आप एक्सप्लेन करें एक्सरे के ऊपर, तो जोन का बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा एक बात याद रखें कि हाइलम जो होता है ना, हाइलम मेन पॉइंट होता है जोन्स को डिवाइड करने के लिए। हाइलम के ऊपर ऊपर जो लीजन होगी वो अपर जोन में होगी, हाइलम के लेवल पे जो लीजन होगी, ठीक है, वो मिडल जोन में होगी, और बिलो हाइला जो लीजन होगी वो लोअर लोब का लेवल, लोअर जोन का लेवल होगा। फर्दर हम इसमें CT स्कैन करवाएंगे, ठीक है, और प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। वो तो हिस्ट्री हमें बताएगी कि ये ILD का केस था प्रीवियसली, सार्काइडोसिस का ये केस था, ठीक है, या इसमें मसलन ये प्राइमरी एक मैस डेवलप हुआ और उसकी वजह से लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमाटोसिस हो गया। प्रीवियस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट केस। अगर आप इसमें देखें तो ये 3 डिफरेंट कंडीशंस शो की गई हैं ABC से, ठीक है, और हेमीथोरक्स है, कंप्लीट वाइट आउट लंग है, वन साइडेड। ठीक है, तो इसमें राइट हेमीथोरक्स, राइट ओपेक हेमीथोरक्स है, इसमें भी राइट, और इसमें लेफ्ट ओपेक हेमीथोरक्स है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेकिया की पोजीशन देखें, इसमें शिफ्ट कर दी कंट्रालेटरल साइड पे, दिस इज सेंट्रल,
एंड ये जो ट्रेकिया है ये हेमीथोरक्स की तरफ जो अफेक्टेड है उसकी तरफ पुश हो गई है, ठीक है। तो अब इन तीनों में ये एग्जामिनर ये पूछ लेते हैं और ये केस भी लगा सकते हैं। तो तीनों में काजेज इसकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसको देख लें नंबर 1 को, तो यहाँ पे कोई मैसी प्लूरल अफ्यूजन हो सकती है या कोई मैस हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेकिया कंट्रालैटरल साइड पे शिफ्ट हो गई है। नंबर 2 में क्या हो सकता है, प्लूरल अफ्यूजन के साथ कोलैप्स आपको मिल सकता है, कोलैप्स के साथ आपको मैस मिल सकता है, ठीक है, और ठीक है, और आपको कोलैप्स विद कंसोलिडेशन मिल सकती है। ये तीनों कंडीशंस आपको बी वाली इमेज में मिल सकती हैं। नंबर सी जो है इसमें क्या है, ये अगर पेशेंट की कोई नीमोनेक्टमी हो गई है तो ट्रेकिया उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। कोई फाइब्रोसिस प्रोसेस चल रहा है उस साइड का तो उसमें पुश हो जाएगी, ठीक है। और नंबर 3 अगर कंजेनिटली एब्सेंट है लंग तो उसमें भी जो है ना ट्रेकिया अफेक्टेड साइड के ऊपर ये पुश हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ ठीक है ना। तो बेसिकली ये 3-4 इसके डिफरेंशियल बनते हैं इस केस में। तो बहरहाल ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट केस and we can see that in this case the upper two images are the CT scan axial slices at the level of the basal cistern, and the lower two images are DWI and ADC, and you can appreciate that hyperdense lesion is located in the fourth ventricle, and this hyperdense lesion shows no internal calcification and necrotic component, and on DWI this gives the restriction diffusion and ठीक है। और आप फर्दर इसमें देख लें कि ये बेसिकली मेडुलोब्लास्टोमा है, ठीक है, जो बेसिकली फ्लोर से रूफ से अराइज करेगा फोर्थ वेंट्रिकल। इसके डीडी में अपेंडाइमोमा आएगा जिसमें कैल्सिफिकेशन नेक्रोटिक कंपोनेंट आएंगे, और वो जो है प्लास्टिक ट्यूमर होता है फोरम एंडुस्का, और वो उधर से बाहर भी निकलता है और उसमें कैल्सिफिकेशन और नेक्रोटिक कंपोनेंट होंगे, और साथ में वो DWI पे रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा। इसके अलावा कुछ सिंड्रोमिक एसोसिएशन होती है मेडुलोब्लास्टोमा के साथ, उसमें टर्कट सिंड्रोम, काउडन सिंड्रोम, गार्डनर सिंड्रोम, गॉर्लिन सिंड्रोम, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मेडुलोब्लास्टोमा का केस है। नेक्स्ट देखते हैं अब। दिस इज़ द लास्ट केस and we can see that this is a case of the pneumoperitoneum। आपको गट लूप के दोनों साइड्स पे एयर नज़र आ रही है, ये भी और ये भी, ठीक है, ये भी और ये भी। तो ये रेगुलर साइन है जिसमें आपको थिक वॉल जो है वो नज़र आ रही है बावल लूप की। तो इसमें एक सूडो रेगुलर साइन को हमने इसको ट्रू रेगुलर साइन को सूडो रेगुलर साइन से आइडेंटिफिकेशन ज़रूर करनी होती है कि जब आपको फ़र्ज़ करें कि ये वाली वाल नज़र आ जाए ना, वाइट वाल, ठीक है, दोनों साइड से, तो इसका मतलब है ये तो गट लूप है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला कि आइदर ये कोई सेकंड गट लूप डायलेटेड है पड़ा हुआ है या ये कोई एयर है। तो उसको फिर हम ऐसे देखेंगे कि अगर तो गट लूप होगा ना ये वाला सेकंड, तो उसमें फिर हमें हास्ट्रा और वेल्वुले कूनिवेंटिस नज़र आएंगी, तो इसलिए फिर वो सूडो रेगुलर साइन हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि ये ट्रू रेगुलर साइन नहीं बल्कि ये सूडो रेगुलर साइन है, तो नेक्स्ट स्टेप फिर आपने ये पेरीफ्रीज के ऊपर देखना होता है, फ्लैंक्स एरिया को, ठीक है। फ्लैंक्स एरिया में गट लूप जो है ना वो कम होते हैं सराउंडिंग में, तो फ्लैंक एरिया में जो फिर एयर होगी वो फिर आपको ट्रू रेगुलर साइन शो करेगी, नंबर 1। नंबर 2 वो ये है कि इसमें आपको और भी 2 साइन नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 कपूला साइन। कपूला साइन होता है कि इन्फीरियर रिस्पेक्ट ऑफ डायाफ्राम अगर देखें तो वो कंटिन्यूस हो रहा है, इन्फीरियर रिस्पेक्ट। अगर सुपीरियर रिस्पेक्ट कंटिन्यू हो तो उसको कंटिन्यूस डायाफ्राम साइन कहते हैं, और इसके अंदर एक
फुटबॉल साइन भी शो हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ये फुटबॉल साइन है, ये भी आ रहा है इसके अंदर। तो इसके अलावा एक साइन होता है टेल टेल साइन, टेल टेल ट्राइंगल साइन, टेल टेल ट्राइंगल साइन, ठीक है। तो वो आपको इस इमेज पे शो किया गया है। ये जो आपको ट्राइंगुलर, आप देखें ये ट्राइंगुलर स्ट्रीक ऑफ एयर होती हैं जो कि बावल लूप के बीच में फंसी हुई एयर होती है। आप देखें इसमें एक बावल लूप ये है, दूसरा बावल लूप ये है, तीसरा बावल लूप ये है, तो तीनों के दरमियान में एक आपको ट्राइंगल बन गया है। तो ये एक ट्राइंगल जो है ना, ये भी एक सजेस्टिव फाइंडिंग होती है कि इट्स केस ऑफ नीमोपेरिटोनियम, ठीक है। अच्छा, जब भी एक इधर से एक होम टेकिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपने ना रेट्रोपेरिटोनियम एयर देखनी होगी ना, तो उसको हम ये जो नीमोपेरिटोनियम है उससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसका एक स्ट्राइकिंग फीचर ये होता है कि रेट्रोपेरिटोनियम जो एयर होगी ना, वो हमेशा फेशियल प्लेन के अंदर एक्सटेंड करती है, फेशिया के अंदर। जिस तरह ये डिफ्यूज फुटबॉल की तरह और ओपनली एयर आती है ना नीमोपेरिटोनियम में, उसमें नहीं आती, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियम में हमेशा एयर प्लेन्स में जाने की कोशिश करती है। तो इसलिए फिर आपको वो फेशिया के अंदर एयर फंसी हुई नज़र आती है, सराउंडिंग किडनी में, श्वास के इर्द गिर्द, ठीक है। उसमें कभी भी आपको फुटबॉल और इस तरह ओपन एयर नहीं मिलेगी। तो दिस वाज दी लास्ट केस। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करेंगे।